हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम करेंगे अपना बचा हुआ जो चैप्टर हमने कल छोड़ दिया था 6.3 एक्सरसाइज, वहीं से आज हम अपनी कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज। तो आज का लेक्चर देखने से पहले अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी क्लास 10th के मैथ की, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 6.3 एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा है जिसकी भुजा AD को आपने इस प्रकार बढ़ा लिया कि वो बिंदु E तक हमने बढ़ा ली है और BE रेखा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दिखाइए कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के समरूप है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने एक चतुर्भुज बना लिया समांतर चतुर्भुज ABCD और इसकी भुजा AD को हमने पॉइंट E तक बढ़ा लिया और E को हमने B से मिला दिया। तो इस प्रकार हमें दो त्रिभुज दिखाई दिए। एक तो होगा छोटा वाला त्रिभुज हमारा, ये जो है AEB, एक ये त्रिभुज मिला और एक छोटा त्रिभुज मिला DEF। साथ ही में एक इधर से एक त्रिभुज मिला BFC या CFB, जो भी आप इसका नाम देना चाहें। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों जो त्रिभुज हैं अर्थात ABE, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो छोटा वाला त्रिभुज CFB, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला करने का तरीका वही है कि दोनों त्रिभुजों में लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABE एंड त्रिभुज CFB में, दोनों ही त्रिभुजों में बच्चों मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये रेखा इसके समांतर है, ध्यान से सुनना बस इस लाइन को, अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये और ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात एंगल A का मान एंगल C के बराबर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल A बराबर हो गया एंगल C के। अच्छा दूसरी बात, एक और बात सुनो, अगर ये समांतर चतुर्भुज है और BC AD के समांतर है तो BC भुजा पूरी AE के भी समांतर होगी। सिंस हम कह सकते हैं कि BC AD के समांतर है, इसीलिए BC जो है वो AE के भी समांतर होगी क्योंकि इसी रेखा को तो हमने आगे बढ़ाया ना पॉइंट E तक। और अगर ये दोनों समांतर हैं तो आप ध्यान से देखो, अगर ये रेखा दोनों दूसरे के समांतर हैं तो बीच में मुझे Z दिखाई दे रहा है, अर्थात मैं कह दूंगा एंगल DEF बराबर होगा एंगल CBF के, जो कि कैसा कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। और अगर ये दोनों कोण एकांतर हैं तो हमने देखा कि त्रिभुज में एक तो एंगल E और एक एंगल A दोनों बराबर हो गए, तो हम लगा देंगे बाय डबल ए कंडीशन। और डबल ए कंडीशन से तो हमने कल भी बहुत सारे ट्राइंगल्स एक दूसरे के समरूप किए हैं, तो हम कह देंगे ट्राइंगल ABE भी हमारा समरूप है ट्राइंगल CFB के, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ना दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC है, दूसरा समकोण त्रिभुज AMP है, या कह लीजिए APM है, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, जिसमें एंगल B और एंगल M जो है वो दोनों समकोण है। और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जो दोनों ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल AMP, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, और साथ ही में ये कंडीशन है। अच्छा तो कंडीशन लिख लेते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP में, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में मुझे एक बात क्लियरली दिखाई दे रही है, दोनों में A आ रहा है बच्चों। तो मैं कह दूंगा एंगल A बराबर एंगल A, जो ये हमारा एंगल है ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। और अगर ये कॉमन एंगल है तो दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है एंगल B बराबर एंगल M बराबर 90 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन ने मुझे दे ही रखा है। तो मैं लगा दूंगा बाय डबल ए कंडीशन, और दोनों ट्राइंगल्स ABC समरूप हो जाएगा ट्राइंगल AMP के। और दोनों अगर ट्राइंगल समरूप है बच्चों, ध्यान से देना, अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं तो जो ये भुजाओं का अनुपात है ये ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए CA अपॉन PA बराबर हो जाएगा BC अपॉन MP के। तो इसी तरीके से आपके जो है ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि CD और GH क्रम से एंगल ACB और एंगल EGF को समद्विभाजित करते हैं, जो बिंदु D और H पर इस प्रकार मिलते हैं कि ट्राइंगल ABC और एंगल EFG की भुजा AB और EC पर स्थित हैं। तो दिखाइए कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, और साथ ही साथ दिखाइए, अच्छा दे रखा है कि यदि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज EFG के समरूप है तो दिखाइए कि CD अपॉन GH का जो मान है वो इसके ये सब बराबर है। तो ठीक है, हमने दो त्रिभुज बना लिए बच्चों,
एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज EFG। दोनों ही त्रिभुजों में ABC में BC जो CD वाली लाइन है वह एंगल C को समद्विभाजित करती है और ऐसे ही GH वाली लाइन एंगल G को समद्विभाजित करती है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो इनके जो कोण है वो बराबर होंगे। AF के बराबर होगा, BE के बराबर होगा और हमें ये तीनों कंडीशन सेट करके दिखानी है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, है ना, और इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 4 के बराबर दे रखा है। एंगल अच्छा दूसरे शब्दों में हम एंगल 1 को ये भी तो बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो बड़े वाला एंगल ACB का 1/2 है, एंगल ACB का, है ना। देखो एंगल 1 जो है वो उस पूरे एंगल का आधा होगा, कह सकते हैं। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो हमारा 1/2 होगा एंगल FGE का या EGF का, कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ऊपर वाले की DCA और ट्रायंगल HGF में, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, एंगल A बराबर एंगल F दे ही रखा है गिवन। एक चीज और यहाँ से हो सकती है, तो अगर हम उस चीज को ध्यान से देखें तो मुझे आप एक बात बताओ, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल C एंगल G के बराबर होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। और मुझे पता है एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 के, अर्थात 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। 2 से 2 गया, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, मैं बोल सकता हूँ। यानी हैंस मैं लास्ट लाइन में ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 4, चारों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे बराबर। तो मुझे चाहिए ट्रायंगल DAC, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ट्रायंगल DCA एंड HGF में अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूँ आपसे, तो एंगल A बराबर एंगल F दिया है गिवन, और एंगल 1 बराबर एंगल 3 हमने अभी प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। तो बाय डबल ए कंडीशन ट्रायंगल DCA समरूप हो गया ट्रायंगल HGF के। तीसरी कंडीशन प्रूफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो गए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि CD अपॉन GH यानी इनकी भुजाओं का रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। तो CD अपॉन GH बराबर होगा AC अपॉन FG के। एक कंडीशन बची DCB वाली, ठीक है, देख लेते हैं। इसको जरा साइड में रखते हैं और यहाँ देखिए वो है ना, थोड़ा सा जगह की दिक्कत है। ट्रायंगल DCB एंड HGE में, अच्छा जी, कौन कौन से है ट्रायंगल DCB नीचे वाला, HG नीचे वाला, ठीक है। एंगल B बराबर एंगल E, B बराबर एंगल E, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। और दूसरी चीज अभी हमने सिद्ध करी, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, तो बाय डबल ए ये वाले त्रिभुज भी हो जाएंगे एक दूसरे के समरूप। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है AB का मान AC के बराबर, AD जो है वो BC पर लंबवत है और EF जो है वो AC पर लंबवत है। तो दिखाइए कि ट्रायंगल ABD समरूप है ट्रायंगल ECF के, ठीक है। देखते हैं बच्चों, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF में, दोनों ही ट्रायंगल्स में मुझे आप एक बात बताइए, हमें पता है कि AB का जो मान है वो AC के बराबर है, और हमने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में दो भुजाओं बराबर है तो उनके कोण बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो मैं कह सकता हूँ AC के सामने का कोण एंगल B है और AB के सामने का एंगल C है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बताओ, होंगे एक दूसरे के बराबर? तो मैं कह दूंगा एंगल B का मान एंगल C के बराबर होगा, सिंस यहाँ लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल B बराबर हो गया एंगल C के। और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि अगर हम ABD की बात करें तो ABD में हमें दे रखा है एंगल ADB, जो दूसरी तरीके से बात करें तो एंगल EFC के। ये दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों दूसरे के बराबर है और 90 अंश के बराबर है। तो बाय डबल ए कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के समरूप हैं। ट्रायंगल ABD समरूप ECF के, यही आपको
प्रूफ करके दिखाना था। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन 11 जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC की माध्यिका AD तथा अन्य त्रिभुज PQR की भुजा क्रमशः PQ और QR तथा माध्यिका PM समान अनुपात में है, तो दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अच्छा देखिए, समान अनुपात का क्या मतलब है? समान अनुपात का मतलब है AB बटा PQ बराबर होगा BC बटे QR के, और बराबर इनकी माध्यिकाओं का अनुपात यानी AD अपॉन PM। तो भुजाओं का अनुपात और माध्यिकाओं का अनुपात समान है, तो दिखाइए कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते AB अपॉन PQ बराबर जो हमें दे रखा है BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM, यही तो दे रखी है ना कंडीशन। अच्छा, हमें एक बात पता है कि जितनी ये BC है ये BD का डबल होगा। ठीक है, तो हम इस BC की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD। इसी तरीके से हमें पता है कि जो QR है ये QM का डबल होगा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ QM बराबर, बाकी सब में कोई करेक्शन नहीं, AD अपॉन PM की जगह AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ की जगह AB अपॉन PQ। अच्छा जी, ठीक है। देखो बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? AB अपॉन PQ बराबर यहाँ से बचा BD अपॉन QM बराबर यहाँ से बचा AD अपॉन PM। अच्छा, AB अपॉन PQ, AB PQ, BD QM, BD QM, AD PM, AD PM, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। तो बाई SSS कंडीशन ट्रायंगल ABD समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQM के। बताओ हो जाएगा? अगर दोनों ट्रायंगल समरूप है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ एंगल B एंगल Q के बराबर होगा। एंगल B बराबर एंगल Q, क्योंकि त्रिभुज समरूप है अब तो, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए दोनों एंगल्स बराबर हो सकते हैं क्योंकि त्रिभुज समरूप है। ठीक है, एंगल B बराबर हो गया एंगल Q। ठीक है, चलिए जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था त्रिभुज ABC और त्रिभुज इसको समरूप करके दिखाना था। तो त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में हमने ये ऐसा इसीलिए किया बच्चों, क्योंकि ABC और PQR में हमें एक चीज तो क्लियरली दिखाई दे रही है कि AB बटा PQ का मान BC अपॉन QR इसके तो बराबर दे रखा है, अर्थात हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की दो भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर दे रखी हैं कि AB और PR, और वहीं BC और QR दो भुजाएं तो बराबर दे रखी हैं। तो हमने वो कोण बराबर करने के लिए पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लिया, और अब हमें पता चल गया एंगल B बराबर एंगल Q है, तो यहाँ पे दो भुजाएं एक कोण हो गया। तो बाई SAS कंडीशन अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस होगा, यानी ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR के, और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC के, तो दिखाइए कि CA स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD के। अच्छा जी, क्या कह रहा है? एंगल ADC ये वाला एंगल BAC के बराबर है। BAC अर्थात ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। अच्छा जी, तो एक काम कर लेते हैं, ये दोनों एंगल जिस त्रिभुज में आ रहे हैं वो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिद्ध कर देते हैं। जैसे एंगल ADC कौन से त्रिभुज में आ रहा है? ADC त्रिभुज में, तो त्रिभुज ADC एंड एंगल BAC कौन से त्रिभुज में आ रहा है? ABC में, त्रिभुज ABC में। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में देखते हैं। तो एक तो हमें क्लियरली दे रखा है ADC बराबर एंगल BAC, क्लियरली दे रखा है, बताओ है। और एक चीज हमें पता चल गई कि अगर छोटे वाले एक त्रिभुज की बात करें तो इतना है, और बड़े वाले की बात करें तो ये है, तो दोनों में एंगल C जो है वो कॉमन है। तो हमें बात पता चल गई कि दोनों ही त्रिभुजों में एंगल C जो है वो हमारा कॉमन एंगल है। तो एंगल C बराबर एंगल C, जो कि हमारा क्या हो गया? कॉमन एंगल। अगर एंगल दोनों कॉमन है और दो एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो बाय डबल ए कंडीशन मैं कह दूंगा ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट है, यानी समरूप है ट्रायंगल ABC के, यानी कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अच्छा बच्चों देखो, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, या संगत भुजाओं का अनुपात कह लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं संगत भुजा, कौन कौन सी संगत भुजा हो जाएंगी भाई?
इस वाले त्रिभुज की ADC त्रिभुज की अगर हम बात करें आपसे, तो इसकी भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? एक तो हो जाएगी इसकी भुजा CD अपॉन, उसके साथ दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी आएगी? AC आएगी, AC बराबर, या CA कह लो इसको, CD अपॉन CA कह लो। और इधर से क्या आएगा? बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, ये यानी CB यानी कह लो CD अपॉन बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC या CA, और उसके बाद CA अपॉन बड़े वाले त्रिभुज की भुजा पूरी की पूरी BC। तो BC या CB, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CB है तो CB कह लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा CB इंटू CD बराबर CA इंटू CA या CA का स्क्वायर, और यही आपको शायद प्रूफ करके दिखाना था, तो हैंस प्रूव्ड। मैंने कहा ना बच्चों, सर्वांग क्षमता और समरूपता वाले सारे क्वेश्चंस में आप त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और त्रिभुजों में समरूपता सिद्ध करके दिखा दीजिए, क्वेश्चंस की दी हुई कंडीशन अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB AC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ PR और माध्यिका PM के साथ समानुपात में है या समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अच्छा देखिए भाई, तो हमने चित्र के अकॉर्डिंग दो त्रिभुज बना लिए, ABC और दूसरा हमारा PQR। उसके बाद उसमें हमने माध्य दिखा दी, एक में माध्यिका AD और दूसरी में माध्यिका PM। अगर AD माध्यिका है तो BD का मान CD के बराबर होगा, अगर PM माध्यिका है तो QM का मान MR के बराबर होगा। और अगर ये कंडीशन है तो हमने बच्चों लिख लिया इनके समानुपात। AB का अनुपात किससे था? PQ से। AC का किससे था? PR से। AD का किससे था? PM से। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने हैं तो मुझे दो भुजा ऑलरेडी इक्वल दे रखी हैं कि AB PQ और AC PR। हमें सिर्फ एक एंगल चाहिए। एंगल कौन सा हो सकता है? एंगल हम मान लेते हैं या तो ये या तो ये या तो ये, तीनों में से कोई भी एंगल हो सकता है। तो उसकी हेल्प के लिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो माध्यिका है, अगर ये माध्यिका है तो बच्चों ये दो बराबर एंगल में टूटेगी या दो एंगलों में तोड़ेगी, ऐसे ये दो एंगलों में तोड़ेगी, एंगल एक, एंगल दो, एंगल तीन, एंगल चार। तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हम इस पूरे एंगल ए को एंगल पी के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखते रहिए कैसे एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। इसको करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, बी और सी से हमने एक लाइन शुरू करी, या कह लीजिए त्रिभुज को बढ़ाया जो बिंदु ई पर आया। ठीक है, और ई हमने इस प्रकार से मिलाया कि डी का मान एडी के बराबर है। इसी तरीके से हमने इधर करा, एन तक बढ़ाया और एम एन का मान हमने पी एम के बराबर रखा। ठीक है, तो ये हमने रचना करी है कि एडी बराबर डी और पी एम बराबर एम एन। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका प्रूफ। अच्छा प्रूफ में देखिए, प्रूफ में बच्चों मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस चतुर्भुज को जरा ध्यान से देखो, तो आप इस चतुर्भुज को ध्यान से देख करके ऑब्जर्व करके ये बताएंगे कि जो AD और PN है, ये जो AD और PN है, AD और PN ये दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, और AD और PN का मान किस किस के बराबर है? DE और MN के बराबर है। अच्छा, अगर इन दोनों का मान बराबर है आपस में, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि AD का जो मान है बच्चों वो किसके बराबर है? DE के बराबर है। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि BD का जो मान है वो CD के बराबर है। ध्यान से देखना, AD का मान BD के बराबर है या DE के बराबर है और BD का मान CD के बराबर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, चतुर्भुज अगर मैं आपसे बात करूं ABEC की, चतुर्भुज ABEC में, तो चतुर्भुज में आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको चतुर्भुज सपोज करूं तो ये विकर्ण हो गया AE और विकर्ण हो गया दूसरा BC। तो यहाँ मैं कह दूंगा चूंकि विकर्ण है इसके AE एंड BC समद्विभाजित कर रहे हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं। क्यों समद्विभाजित कर रहे हैं? क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, जिस बिंदु पर विकर्ण मिले उसके दोनों तरफ जो भुजाएं हैं वो बराबर हो। हमें दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ की भुजाएं बिंदु डी से बराबर दे ही रखी हैं, और अगर बराबर दे रखी हैं तो हम कह देंगे कि विकर्ण जो है वो बराबर समद्विभाजित करते हैं। और अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो इसलिए हम कह देंगे कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के ही विकर्ण जो है वो समद्विभाजित आप एक दूसरे को करते हैं। और अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों, तो आप मुझे बताओ आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि AB का जो मान है वो EC के बराबर होगा। इसको नोट करो जरा, AB बराबर EC, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। AB का मान EC के बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अच्छा, इसी प्रकार से दूसरे वाले त्रिभुज में भी हो रहा है, इसी प्रकार सेम एज इट इज PQ भुजा NR के बराबर होगी, PQ भुजा NR के बराबर होगी। इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं इसको, बताओ PQ NR के बराबर हो गई, AB बराबर हो गई PQ के। यहाँ तक कोई दिक्कत?
बताइए, नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या दे रखा था आपको, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये तो दे रखा था, दे रखा था। ठीक है, ए बी की जगह पे हम ई सी रख सकते हैं, ए बी की जगह पे ई सी रखा, पी क्यू की जगह पे एन आर रख सकते हैं, पी क्यू की जगह पे एन आर रखा, क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं। ए सी अपॉन पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। अच्छा, अब इस कंडीशन से जरा आप ध्यान से देखना, ई सी एन आर, ई सी कहाँ है, ये रही, एन आर कहाँ है, ये रही, ए सी कहाँ है, ए सी आपकी ये रही, और पी आर कहाँ है, पी आर आपकी ये रही, ए डी कहाँ है आपकी, ये रही, और साथ ही में आपके जो ए एम पी एम है वो कहाँ है, ये रही। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ए डी का मान डी ई के बराबर है, यहाँ देखना, चूंकि ए डी का मान डी ई के बराबर है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो ए डी है वो पूरी भुजा ए ई का हाफ होगी, ए ई का हाफ होगी, कह सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 2 टाइम्स ऑफ ए डी की बात करें तो वो ए ई के बराबर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम 2 टाइम्स ऑफ ए डी हो गया, 2 टाइम्स ऑफ पी एम की बात करें तो वो पी एन के बराबर होगा। बताओ आप देख करके दोनों त्रिभुज और दोनों आकृति देख के बताओ भाई, ये बराबर है तो ये वाली भुजा पूरी की आधी होगी, ऐसे ये बराबर है तो ये वाली भुजा पूरी की आधी होगी। यानी हम इसको इक्वेशन नंबर अगर 3 माने तो समीकरण नंबर 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी ई सी अपॉन एन आर बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, ए डी बराबर ए ई बटे 2, ए ई बटे 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं हम पी एन बटे 2, तो इंटू पी एन, और बटे का 2 पहुंचेगा ऊपर, 2 से 2 खत्म। यानी मैं डायरेक्टली एक लाइन में अगर आपको लिख करके दिखाऊं तो मैं कह दूंगा ई सी बटे एन आर बराबर आ गया ए सी बटे पी आर बराबर आ गया ए ई बटे पी एन के। देखो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, बड़ी वाली भुजा इस बड़ी भुजा के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ क्लियरली बाई ट्रिपल एस, हम कह सकते हैं बाई ट्रिपल एस कंडीशन, जो हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी, ये समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। बताओ इस वाली बात से हो रहा जी, त्रिभुज ए ई सी त्रिभुज पी एन आर के समरूप हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा वाली भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अच्छा, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 4। अगर त्रिभुज समरूप है तो एंगल्स तो बराबर होनी चाहिए, तो एंगल 2 बराबर होना चाहिए एंगल 4 के। अच्छा जी, एंगल 2 बराबर किसके हो गया, एंगल 4 के हो गया। ठीक है, एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 4 के। अच्छा, इतना क्लियर है। अच्छा, जैसे एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो गया, तो बच्चों इसी प्रकार से मुझे आप एक बात बताओ, इसी प्रकार जैसे एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो चुका है, ये वाला पूरा ट्रायंगल इधर वाले पूरे ट्रायंगल के बराबर समरूप आ चुका है, इसी प्रकार से ये इधर वाले ट्रायंगल्स भी तो एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ये थी इक्वेशन 4 और ये थी इक्वेशन 5 बराबर। बताओ इस बात से हो रहा जी। ये इधर वाला मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप होंगे, तो उधर के भी तो होंगे एंगल 1 एंगल 3। ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन में लंबा प्रोसेस है, यानी कि कह लो थोड़ा सा लेंथी हो गया ये। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। बताइए, अगर एंगल 1 बराबर एंगल 3 है और एंगल 2 बराबर एंगल 4 है, तो मैं आपसे ये भी तो बोल सकता हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे मैं यहाँ से ये पूछूं कि भैया एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, 2 एंगल 4 के बराबर है, अगर मैं आपसे बात करूं एंगल ए की, तो एंगल ए था क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 था। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं एंगल पी की, तो एंगल पी क्या था, एंगल 3 प्लस एंगल 4। बताओ, था, है ना, यही था ना। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कह देता हूं, अच्छा ये कंडीशन थी ना एंगल 1 और एंगल पी की, एंगल ए और एंगल पी की, याद है। अच्छा, अगर मैं यही कंडीशन आपको कहूं कि यहां से ले लो, यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 में जोड़ दो, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5, तो क्या मिलेगा, एंगल 1 में एंगल 2 जुड़ेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर किसके, एंगल 4 प्लस एंगल 3 के। एंगल 4 प्लस 3 मिलकर के क्या दे रहा है, एंगल पी, एंगल 1 प्लस 2 मिलकर क्या दे रहा है, एंगल 1। यानी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल पी के।
मैंने यही तो आपसे कहा था कि दो भुजाएं आपको ऑलरेडी बराबर दे रखी है अनुपात, बस त्रिभुज जो एक कोण है उसका अनुपात बराबर कर लो। उस अनुपात को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसे त्रिभुज की रचना करी नीचे को जो बिंदु ई तक जाता है, ऐसे इधर एन तक जाता है, जिसमें हमने ये वाली भुजा इसके बराबर बताई, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर बताई। उसके बाद हमने क्या किया, देखो हमने पता चला कि ये इसके बराबर है और ये माध्यिका है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अर्थात हमारा जो बड़ा वाला चतुर्भुज बन रहा है, इसमें पॉइंट डी पर जिसके विकर्ण है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर विकर्ण इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक समांतर चतुर्भुज होगा भाई, और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी भाई, और इसी प्रकार से पी की भुजा एनआर के बराबर होगी भाई। और अगर भुजाएं बराबर होंगी तो हम इस वाली कंडीशन को जो हमें समानुपाती दे रखी है, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार हमने कह दिया कि अगर हम एडी की बात करें तो हम उसको लिख सकते हैं एई का हाफ, ऐसी पीएम की बात करें तो उसे लिख सकते हैं पीएन का हाफ। इस प्रकार से हमने इसकी जगह पे एई और पीएन आ गया, और एई और पीएन आती है हमें पता चल गया कि इधर का जो दोनों हिस्से हैं वो एक दूसरे के समरूप हैं। अगर इधर के हिस्से समरूप हैं तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। इसी प्रकार से जो हमारे इधर वाले हिस्से होंगे ये भी समरूप होंगे तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। उसके बाद हमने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो एंगल ए एंगल पी के बराबर। अब देखते हैं जो हमें सिद्ध करके दिखाना था। अब लिखिए, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब क्वेश्चन आपका हो ही चुका है, हमें पता चल गया कि एंगल ए बराबर आया एंगल पी के, हमने सिद्ध कर दिया है। और उसी के साथ हमें दे रखा था ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। हमें दे रखा था ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, यानी दो भुजाएं एक कोण, तो बाई एस ए एस से ट्रायंगल ए बी सी हमारा समरूप हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हमारा कंडीशन जो है वो प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक 6 मीटर लंबी जो खंबा है उसकी भूमि पर छाया 4 मीटर लंबी बढ़ रही है, और उसी समय पर एक मीनार है जिसकी छाया 28 मीटर लंबी है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान के चलिए यहाँ से ना आपने लाइट डाली, तो जो मीनार है उसकी छाया बनी 28 मीटर लंबी, खंबे की जो छाया बनी वो बनी 4 मीटर लंबी। अच्छा मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो तो सूर्य के कोण है तो बराबर होंगे भाई, सूर्य तो सभी के लिए उतने ही एंगल पे होगा ना जब उसने मीनार की छाया पड़ी या फिर उस पर स्तंभ की छाया पड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, अब मैं दोनों ही ट्रायंगल की बात करूं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है जो कि 90 है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण है। तो बाय डबल ए कॉन्ग्रेंसी या डबल ए कंडीशन मैं कह दूंगा कि दोनों जो त्रिभुज हैं एक दूसरे के समरूप होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है बच्चों, तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भुजा क्या है ए बी, ठीक है, इसकी सेम भुजा क्या होगी पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा, इसकी भुजा क्या है बी सी, तो सेम इसकी भुजा क्या है क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर के। ठीक है, मान रखो ए बी का मान कितना है भाई 6 है, बटे पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान हमें h है निकालना है, और दूसरा बी सी का मान कितना है 4 है, बटे क्यू आर का मान कितना है 28 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 गुणा 28 बराबर 4 गुणा h, यानी हम इसे ऐसे भी काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, उसके बाद आ जाएगा 7 छंग 42, तो h बराबर आ गया 42 मीटर। अर्थात जो हमारा वो मीनार बन रही है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए 42 मीटर की ऊंचाई होगी, तभी उसकी छाया कितने की पड़ रही है 28 मीटर की बन रही है। अच्छा देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए एम और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू एम की माध्यिकाएं हैं और त्रिभुज दोनों हैं एक दूसरे के समरूप हैं, तो दिखाइए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम के। अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, उसने कहा है एक लाइन में ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के समरूप है। अच्छा देखो ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के समरूप है, अगर ट्रायंगल समरूप है बच्चों तो ए बी अपॉन पी क्यू का मान बी सी अपॉन क्यू आर के और बटे में ए सी अपॉन पी आर के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही और माध्यिका है तो ये दोनों एक दूसरे को विभाजित करने चाहिए, अर्थात बी डी बराबर होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ बी सी और क्यू एम बराबर होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर। अच्छा जी, प्रूफ क्या करके दिखाना है, तो टू प्रूव हमें सिद्ध करके कुछ इस प्रकार से दिखाना है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है किसके ए डी अपॉन पी एम के। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम के, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है
AD अपॉन PM के। अच्छा चलिए ठीक है, प्रूफ देखिए बच्चों इसका। प्रूफ आप मुझे बताओ, मुझे पता है AB अपॉन PQ का जो मान है किस किस के बराबर है। AB अपॉन PQ का मान BC अपॉन QR के बराबर है, और वहीं ये बराबर है AC अपॉन PR के बराबर है। हमने एक बात पता है कि अगर हम BD की बात करें तो BD 2 टाइम्स ऑफ BC है। इसी तरीके से QM 2 टाइम्स ऑफ QR है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि AB अपॉन PQ बराबर, अगर हमें BC अपॉन QR की जगह पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन QM, और बराबर यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AC अपॉन PR। बताइए, लिख सकते हैं। अच्छा फिर से आप पूछेंगे कैसे, देखो भाई BC का मान निकालोगे BD अपॉन 2 बटे में 2 आया होगा यहाँ पे, ऐसे करके चलो सही से लिख लेते हैं, इंटू 2 से 2 कैंसिल हुआ होगा, तो आप फाइनली लिख देंगे AB अपॉन PQ का मान BD अपॉन QM के बराबर है, जो कि AC अपॉन PR के बराबर है। क्लियर हो गया इतना। AB PQ BD QM AC PR, ठीक है। ऐसा करें बच्चों कि हम AC अपॉन PR को छोड़ दें, तो हम एक लाइन में ये भी तो बोल सकते हैं कि AB अपॉन PQ, हमें तो AB अपॉन PQ में चाहिए था ना, AB अपॉन PQ किसके बराबर आ गया, BD अपॉन QM के बराबर आ गया ना, BD अपॉन QM के। इस लाइन पे फोकस करो, AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM, अर्थात AB ये BD QM ये, और मुझे पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप है तो एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। बताओ, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल ABD समरूप हो गया ट्रायंगल PQM के। बताओ, अगर ट्रायंगल समरूप हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बताइए, बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे अगर ट्रायंगल समरूप हैं तो इसलिए आप कह सकते हैं कि BD अपॉन QM का जो मान है वो AD अपॉन PM के बराबर होना चाहिए। बताओ, ये बोल सकते हैं BD अपॉन QM का जो मान है वो AD अपॉन PM के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, तो लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से देखो बच्चों, ये इसके बाद है ना, ट्रायंगल के बाद ये हो गया, ट्रायंगल है सर्वांगसम, इसीलिए ये है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता था कि AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BD अपॉन QM के, और BD अपॉन QM किसके बराबर आया, BD अपॉन QM आया AD अपॉन PM के बराबर, और शायद हमें यही सिद्ध करके दिखाना था। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। तो बच्चों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 के कंप्लीट होने के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ आपका छठा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आज का आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो आज के इस लेक्चर में आज हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 6 को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। तो वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने 10th वाले दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।